कौन बनेगा हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो ये सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अभी कोई इलेक्शन नहीं हो गया, इलेक्शन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 2026 चल रहा है और इलेक्शन होंगे 2029 में। तो ये सिर्फ़ हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इन 5 लीडर्स के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा है, थोड़ा-सा समझा है, तो मैं इन 5 का नाम जो है मैंने लिया है, लेकिन हाँ, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं है, ये सिर्फ़ एक ओपिनियन है और आप भी अपना फ़ेवरेट लीडर और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो आपको लगता है कि हो सकता है, उसका नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। तो ये इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं यूपी में। सबसे पहले इसको बोला जाता था कि यूपी में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा होता था, तो क्राइम रेट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा है। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो यूपी का सबसे बड़ा गुंडा ही योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं, क्योंकि जो भी गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, योगी उन पे जो है जेसीबी चलवा देते हैं। तो फुल नेम क्या है? अजय सिंह विष्ट है, जिनको योगी आदित्यनाथ बोला जाता है, 1972 बॉर्न हैं और उत्तराखंड से हैं, तो बेसिकली पौड़ी, गढ़वाल हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से हैं, जब उत्तराखंड और यूपी एक होता था। बैचलर्स इन्होंने करा है मैथमेटिक्स में, तो काफ़ी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन है और महंत बन चुके थे ये गोरखनाथ मठ में, तो वहीं से इन्होंने अपना फिर चुनाव भी लड़ा था, तो वहाँ से उनका फिर नाता है। अब योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? इसका सबसे बड़ा रीज़न कह सकते हैं कि एक पॉपुलैरिटी तो इनकी छाई गई है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लीडरशिप स्टाइल जो है इनका, स्ट्रॉन्ग है, डिसाइसिव है, डिसिप्लिन लीडर है। अच्छा, अगर इंडिया की जनता की बात करें तो इंडिया की जनता को एक ऐसा लीडर बहुत लुभाता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, मतलब बैकअप प्लान नहीं हो, मतलब बच्चे वगैरह नहीं हो। तो वो इंडिया की जनता को लुभाता है कि अच्छा, पैसे भर के क्या करेंगे, ये जो है हमारे लिए ही भला करेंगे। तो इनको ये भी समझा जाता है, तो अगर सबसे पहले बात करें कि स्ट्रॉन्ग या डिसाइसिव है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर है इनके, कि सीधे इन्होंने जो था बहुत सारे भूमाफिया जो थे, उनको ख़त्म कर दिया। उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे लैंड ओनर जो थे, जिन्होंने अधिकार जो था गैर कानूनन किया था, तो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। तो अब इसमें जो है ना, अक्यूज़्ड ऑफ यूज़िंग एक्सेसिव फ़ोर्स। नेगेटिव ये है कि बुलडोज़र पॉलिटिक्स इन्होंने चलाई है, सही है, गलत है, ये किसी को कुछ नहीं पता, इन्होंने सीधे बुलडोज़र चलवा दिया है। तो प्रमोटिंग एनकाउंटर को करा है, एनकाउंटिंग कल्चर जो है, एनकाउंटर कल्चर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। रेजिंग ह्यूमन राइट्स कंसर्न, अब देखिए, अगर कोई गुनाहगार है, उसको जब मार दिया जाता है बिना किसी अ, वकील के, नो वकील नो दलील, तो ये हमने फिर आजादी क्यों प्राप्त करी थी? गांधी जी के एरा में भी ऐसा ही हुआ था, जब ब्रिटिशर्स भारत में थे, तो वो कुछ भी अपने कानून बना दिया करते थे और बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जिसको नो वकील नो दलील बोला गया था। और उसी में क्या हुआ था, उसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा हावी हो चुके थे कि उन्होंने वो देखते ही नहीं थे कि कितनी जनता को मारा जा रहा है। तो ये तो पहला उनका है कि योगी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कि एक तो गुंडा राज जो था उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव और ये पॉलिटिक्स, बुलडोज़र पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हद लेवल पे जब हम चीज़ें चली जाती हैं तो वो कहीं न कहीं नुकसानदेह हो जाती हैं। अब करते हैं कि चलो, ये तो गुंडागर्दी की बात हो चुकी है। डेवलपमेंट रिकॉर्ड इनका सबसे ज़्यादा हाई रहा है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने डेवलप करे हैं, एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा डेवलप करे हैं और इन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे भी फ़ोकस बहुत ज़्यादा करा है। लेकिन अगर देखें तो मेट्रो सिटीज़ जो हैं, जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये सब तो डेवलप हुए हैं। आज भी मैं बदायूँ शहर से हूँ और बदायूँ शहर में रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही छोटा, जो कि 25 साल से लगभग हम सुनते हुए आ रहे हैं, नहीं है। दिल्ली के लिए 2 ही गाड़ियाँ चलती हैं। अब इतना बड़ा शहर, आजकल जैसे कि एक ऐप चल गई, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ब्लाब्ला। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, ब्लाब्ला को बुक करती हूँ और चल देती हूँ और वहाँ पे भी हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि बदायूँ जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। दिल्ली से बदायूँ जाने के लिए 2 एसी बसेस चलती हैं, तो क्या 2 एसी बसेस जो हैं वो इनफ हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अनइवन है, जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, रूरल एजुकेशन सेक्टर स्टिल लैग बिहाइंड, मतलब आप देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में आज भी वो ग्रोथ नहीं है, तो ये सेकंड पॉइंट है। यूपी बिल्ड्स 11 किलोमीटर रोड्स डेली अंडर योगीज पुश, तो यहाँ पे 11 किलोमीटर की रोड बन रही है, लेकिन क्या, अगर हम इसमें बैकग्राउंड में भी जाएं तो क्या इतना अभी काफ़ी होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए और भी डेवलपमेंट पॉइंट्स जो हैं वो नीडेड हैं। देन हिंदुत्व अपील, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। ये कुछ लोगों को अच्छा लगता है हिंदूवाद,
लेकिन कुछ ही हिंदू जो हैं वो इसके अगेंस्ट में जाते हैं कि हमारा लीडर चाहे मुस्लिम क्यों नहीं हो, लेकिन वो जनता को बेसिकली क्या उठाने वाला होना चाहिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें स्कूल कॉलेजेस चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। तो ये जहां पर पॉजिटिव है वहीं पर इनका नेगेटिव पॉइंट भी है। ओके, अब आते हैं सबके प्यारे एस जयशंकर। इंडिया नाउ डिसाइड्स इट्स ओन डेस्टिनी। तो देखिए फुल नेम इनका सुब्रमण्यम जयशंकर है, जनवरी 955 बॉर्न है ये। तो एज इनकी जो है काफी अच्छी खासी हो चुकी है। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेंट स्टीफन कॉलेज के पास आउट हैं और जेएनयू से पीएचडी भी करी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। देन फैमिली की बात करें तो देखिए जैसे कि ये फॉरेन मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं अभी। तो क्योको जयशंकर इन्होंने जापानीज ओरिजिन की ही इनकी वाइफ है, बच्चे इनके 3 हैं, तो इन्होंने फॉरेन रिलेशंस काफी अच्छे बनाए हैं। करियर इनका आईएफएस। तो यहां पर मैं एक पॉइंट को पहले ही जोड़ दूंगी कि जो हमारा यूथ है, स्पेशली जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लुभाती है। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा बंदा बनता है जो कि यूपीएससी क्वालिफाइड है, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे यूथ और एजुकेटेड को नहीं होगी कि भाई यूपीएससी क्वालिफाइड है। इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, सिंगापुर, बुडापेस्ट, तो ये सब इनकी उपलब्धियां रह चुकी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सिंस 2019 से हैं और जॉइंट बीजेपी 2019 आफ्टर रिटायरिंग एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। तो इन्होंने भाई इनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको देखते हुए बीजेपी ने इनको शामिल कर लिया कि भाई हमारे साथ में शामिल हो जाइए। अब देखिए क्यों बनना चाहिए, इनकी एक्सेप्शनल ग्लोबल एक्सपीरियंस है। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का काम जो है वो देखिए देश को संभालना होता है और मेजर काम जिसको हम इग्नोर करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को कायम करना। अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो लगातार इंडिया पे क्या कर रहे हैं, वार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ, कभी टैरिफ लगा दिया, कभी कुछ बोल दिया, तो और पाकिस्तान से जो है अटैक होता रहता है, चाइना के साथ में अलग जो है हमारे रिलेशंस चलते हैं। तो ये सब चीजें मैनेज करना, इसके लिए हमें ग्लोबल एक्सपीरियंस चाहिए और ऑलरेडी इनके पास में सबसे ज्यादा है। लेकिन यही चीज नेगेटिव भी है, मे फोकस टू हेविली ऑन फॉरेन अफेयर्स। देखिए एक काम जो है बना हुआ है किसी चीज के लिए कि टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। वो मास अपील तो करेगा, लेकिन जो है टीचर जो है वो लीडर बन के आपका पॉलिटिशियन भी बन जाए, ये थोड़ा सा यहाँ पर चीज अलग हो जाती है। सिंपल, चलो टीचर और लीडर का मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपका काम है पढ़ना, स्टूडेंट है आप, है ना। अब अगर आपको किसी शॉप पे बिठा दिया जाए कि आपको चीजें बेचनी है तो आप बेच तो लेंगे, लेकिन काम जिसका जिसका काम उसी को साझे वाली बात है। इनके अंदर कुछ ज्यादा ग्लोबल एक्सपीरियंस सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को लेके है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव, इनका जो पॉजिटिव है वही नेगेटिव हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा, अगर हम देखेंगे तो जनता को क्या लुभाता है, ये सारी चीजें एजुकेटेड जो हाई क्लास है उसको बहुत ज्यादा लुभाती हैं। काम है, एनालिटिकल है, वैल्यूज, लॉजिक ओवर इमोशंस है, मतलब जो है इमोशंस पे ना जाके वैल्यूज पे जाते हैं और बहुत ही अच्छा देखिए कम्युनिकेट करते हैं लोगों से एंड नेगोशिएटर डील बड़ी अच्छी जो है करते हैं। तो अगेन इनकी ये जो लीडरशिप स्टाइल जो है फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेड आ गया है। अब इसी में अगर बात करें, एक हमारा समाज जो है जो कि मध्यम वर्ग है और मध्यम वर्ग के साथ में गरीब वर्ग है, तो वहां पर ये लैक करते हैं। इनको कोई नहीं जानता है, जानता मतलब इनको कोई समझता नहीं है, जानना तो कहना गलत हो जाएगा कि एस जयशंकर को कोई जानता नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर जो हमारी पॉपुलेशन जो है, एजुकेटेड जो लोग हैं वो रह रहे हैं बाहर, वो है एनआरआई, वो चले गए हैं यूएसए, वो चले गए हैं यूके। और जब रह ही नहीं रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं इनको, है ना। जो वोट दे रहा है वो तो मध्यम वर्ग और गरीब क्लास है। अब उसको तो ये अपील ही नहीं करते हैं, तो ग्रास रूट्स पे तो हमारे जो वोटर्स हैं वो कट जाते हैं, इनको वोट नहीं देंगे अगर ये फेस बन के आते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो इनका एक्सपीरियंस जो है 40 साल डिप्लोमेसी में रह सकता है, रहा है, ब्यूरोक्रेटिक सर्विस में, डीप नॉलेज ऑफ गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम। जो कि देखो एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे तो मेरे लिए तो प्रायोरिटी पे एस जयशंकर ही हैं। अगर मैं बोलूं कि किसको रखना, तो नंबर 1 पे एस जयशंकर आते हैं। लिमिटेड एक्सपीरियंस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि जो वोट सिस्टम होता है ना, जिसको ये नहीं समझते हैं
कि गरीब जनता जो है, हमारी जो भूखी जनता है, जिसके पास में अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर इनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़ीरो है। स्टिल मेरे फेवरेट हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में एंटर ही नहीं हुए थे। ये तो यूपीएससी में इन्होंने जो था अपना काम किया और काम से जो था फिर ये इनके काम के बेसिस पे, इनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे इनको एक पोस्ट दे दी गई है। देन हमारा आते हैं राहुल गांधी। तो देखिए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये सबसे पहला पॉइंट इनका ये है कि एक तो नेहरू गांधी फैमिली से आते हैं। इनके पास में अभी भी वो वोट बैंक है जो कि नेहरू फैमिली को आज भी फॉलो करता है। अब उसमें आ जाते हैं कौन आज भी फॉलो करता है, जो कि एजेड लोग हैं, जो कि पुराने लोग हैं। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि लीडरशिप रिलाइज टू हैवली ऑन फैमिली। ये मेरा भी पॉइंट है। राजा का बेटा जो है वही राजा क्यों बने? तो पहला पॉइंट इनका, इनकी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है। अच्छा, मुझे भी एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग यूथ एंड रूरल कनेक्ट ये थोड़ा लुभाता था कि मुझे लगता था कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मनमोहन सिंह के बाद में, और मनमोहन सिंह क्यों बन के सीधे राहुल गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए था। एक टाइम पे इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, जो मुझे अपने यंग एज का ध्यान है। और मैं भी राहुल गांधी को मैंने एक टाइम पे वोट किया था, तो मुझे था कि राहुल गांधी शुड बी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जैसे ही मोदी जी का दौर आया, इनकी इमेज जो थी वो लोगों में हो गई खराब, और इन्होंने कुछ ऐसे भाषण भी दिए, हम भी उस टाइम पे सुनते थे काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने पॉलिटिक्स पे अच्छी स्टडी नहीं करी और बन गई इनकी इमेज पप्पू की। लैक कंसिस्टेंट मास लीडरशिप मोमेंटम। देखिए, मुझे लगता है कि इनके पास में अभी ऐसा चांस है कि ये लीडर बन सकते हैं, उभर के आ सकते हैं, लेकिन जो पप्पू की इमेज है वो हटी भी है अभी के, अगर इलेक्शन में देखी जाए, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। अगर मैं कहूँ कि हाँ, 60 लोग बोल रहे हैं कि नया चेहरा आना चाहिए और ही शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन अभी भी हमारा 40 का रेशियो है जिसके दिमाग में वो पप्पू वाला इमेज चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी इमेज जो है, पब्लिक अपील, पब्लिक इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब जो है उसको धोना है इनको। विज़न आइडियोलॉजी देखिए इनके साथ में जो है ना, क्योंकि इनके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी बचपन से ही इन्होंने पॉलिटिक्स देखी है, पॉलिटिक्स में पले हैं, बड़े हैं, तो इनका जो विज़न है वो सबसे कनेक्टेड, और ये आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ कनेक्शन पे होती है। अगर आज मेरे कनेक्शन हो, मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में, तो हो सकता है मुझे छोटा-मोटा काम मिल जाए। आप समझ रहे हैं कि कितना आसान हो जाएगा मूवी में काम करना मेरे लिए। अगर मुझे छोटा-सा भी रोल मिलता है, उसके बेसिस पे अगर मैंने अपनी टैलेंट दिखा दिया। हर चीज़ कनेक्शन से चलती है इनके पास में। विज़न आइडियोलॉजी की बात करें तो इनके कनेक्शंस ऐसे हैं जिनके पास में विज़न है। इनका विज़न में पर्सनली मैं नहीं कह सकती। क्रिटिक्स को फ़ील होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिसी प्लान्स मतलब नहीं है, और वो बिल्कुल सही बात भी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर नहीं है, अक्यूज़्ड ऑफ इनकंसिस्टेंट पॉलिटिकल मैसेजिंग एट टाइम्स, मतलब सिर्फ़ बीजेपी को सुना देने से कुछ नहीं होगा। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है इनका अच्छा खासा है। कम्युनिकेशन एंड इमेज की बात करें तो हमारा यहाँ पर पप्पू वाली इमेज है, लेकिन कुछ लोग अभी जो हैं इनको एज़ अ लीडर देखते हैं और एज़ अ लीडर इनको सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ लोग हैं वो काफ़ी अच्छी जनता आती है। पार्टी लीडरशिप है, ग्लोबल आउटलुक है ना? तो यहाँ पर ये इनके पास में अभी भी है कि ये इतना टाइम है इनके पास में कि एटलीस्ट यूथ जो है उसको ये लुभा सकें, उसको जो है उससे बात करके उसमें कनेक्ट ये करते भी हैं, और इनको अगर ये वही नीति पे चलते तो वहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे बन सकते हैं। अब आते हैं भाई अपने भाई की तरफ, अमित शाह जी की तरफ। तो मैंने भाई क्यों बोला? क्योंकि इनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फुल नेम इनका अमित अनिल चंद्र शाह है। 1964 बॉर्न है और बैचलर ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री से करा है। देन अगर सन देखेंगे, जय शाह, इन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छा बीसीसीआई में नियुक्त कर दिया है, करवा अब जो भी है कनेक्शन तो देखिए जैसे मैंने बोला होते ही हैं। अब पॉइंट ये आता है कि बीसीसीआई इनके अंडर, इनके बेटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कर गई। वुमेन्स हॉकी टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता, इंडिया मेन ने भी जीता, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं, जहाँ पर हम उनको नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। ख़ैर ये अलग पॉइंट हो गया है। बिज़नेसमैन एंड पीवीसी पाइप्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग में तो प्रोफ़ेशन इनका पॉलिटिक्स से पहले काफ़ी बिज़नेसमैन रह चुके हैं। अब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इनका तगड़ा है। अगर सबकी बात करें, नरेंद्र मोदी जी या फिर जो भी मैंने अभी 5 नाम लिए हैं, राहुल गांधी, तो एक जो चाणक्य नीति है, तो ये इनके अंदर है।
अब यहाँ पर इनकी चाणक्य नीति, ये अभी तक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाए, उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा कि इनके ऊपर शुरुआती दौर में ही एफआईआर हो गई, जब इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हैं। उस केस को मैंने डिस्कस भी किया है कि इनको जेल क्यों हो गई थी, और कुछ पॉइंट्स मुझे उसमें गलत भी लगे। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि इंटरनल चीज़ें जो है ना, सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी जिस एनकाउंटर को हम योगी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, वही एनकाउंटर इन्होंने भी करवाया था। लेकिन जो एनकाउंटर जिसका किया गया था उसकी वाइफ के साथ में बहुत गलत हुआ था, तो मुझे उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा गलत लगे ये। फिर इनको बेल भी मिल गई थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि इनकी चाणक्य नीति। अब देखिए, कहीं से भी क्या करके किस गवर्नमेंट में किसको तोड़ना है, किस पार्टी में किस लोगों को शामिल करना, उनका वीक पॉइंट क्या है, तो ये सब जो पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी होता है, नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो इनके अंदर है। अच्छा, हाईली डिसिप्लिन्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, तो अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें या फिर जो है और भी हम स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस की बात करें, तो इन्होंने करा है। कोई बुलडोज़र नीति भी नहीं चलाई है। लेकिन हाँ, अब यही जो चीज़ है ना, तो ये थोड़ा-सा टुवर्ड्स हिंदू ओरिएंटेड हो जाते हैं, जो कि लगता है कि सिर्फ़ हिंदुओं के भले की काम कर रहे हैं ये। तो सेकंड ओपिनियन ये है कि लीडरशिप स्टाइल तो देखिए इनका है ऐसा कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सके। लॉ एंड ऑर्डर क्रेडिट फॉर रिवोकिंग आर्टिकल 370 जो इनकी उपलब्धि रही है, इंटरनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स इन्होंने बहुत अच्छे करे हैं। लेकिन भाई, अगर बात करी जाए सिर्फ इन चीज़ों की, तो ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है। और इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर कंट्री में लोगों का जो ओपिनियन है वो बड़ा ही सेक्युलर होता है, तो वहां पर ये साथ नहीं निभाते हैं। देन हमारा यहाँ पर आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आज के जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, अब इनकी अच्छाई क्या है? सब अच्छा है, सब चीज़ें अभी तक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, तभी इसीलिए आज तक प्राइम मिनिस्टर हैं। और मेरे हिसाब से ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाएँगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो है इनका नाम अभी है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर में, और अब इनका फर्स्ट पे आ जाएगा। लेकिन अब इनको देख के हो चुके हैं लोग बोर। तो भैया, अब हम जो हैं बोर हो चुके हैं, अब हमको कोई नया चाहिए। क्योंकि देखिए, जब चीज़ें बदलती हैं, नया दौर, नई उम्मीद, नई किरण, नई आशा, तो कहीं न कहीं वो की चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमें जब नया चेहरा चाहिए होता है ना, इनकी बुराई ही यही है। लॉन्च्ड मेजर इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और देखिए, आज के टाइम पे जितने स्टार्टअप्स हैं, तो उतने स्टार्टअप्स कांग्रेस में नहीं हुए थे। आप डेटा चेक कर सकते हैं साइट्स पे जाके। आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीज़ें किसने चलाई थी? तो कहीं न कहीं बिज़नेस में सहूलियत आई थी। अगर चाइना इतना आगे क्यों आ गया? क्योंकि चाइना ने मशीन को लेके अपनी क्रांति लेके आए थे कि सब कुछ चाइना में बनना चाहिए, और आज हम उसका रिज़ल्ट भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया चाइना से सामान इम्पोर्ट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चला गया, आपने जो था एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, डेफ़िनेटली गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं काफ़ी ज़्यादा कम। जीएसटी जो था वो इनिशियल डिसरप्शंस हुए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी भी लेके आए थे। एलिवेटेड इंडिया, ग्लोबल प्रेज़ेंस। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी शुरू-शुरू में तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि अरे ये फिर चल दिए, ये इंडिया में ही नहीं रहते हैं। लेकिन इन्होंने संबंध बहुत अच्छे बनाए हैं। अभी भी यूएस के साथ में कहीं न कहीं जो हमारे संबंध बने हुए हैं थोड़े बहुत, चाहे 500% हाइक की यूएस क्यों नहीं बोल रहा हो। लेकिन मोदी जी के साथ में जो रिश्ता नाता बना हुआ है, मोदी जी ने काफ़ी हद तक जो है सबके साथ में अपना एक बैलेंस्ड रिलेशंस रखा है। अब चाहे हम लोग अ, जो मेलानी हैं, हम लोग उनके लिए ही क्यों ना कुछ मज़ाक क्यों ना करते रहें, लेकिन हाँ, इनके जो संबंध हैं, इनके जो रिलेशंस हैं, वो सभी कंट्रीज़ के साथ में बहुत ही अच्छे इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। सम नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ में नहीं रह पाए, चाइना के साथ में टेंस्ड हो गया। अब उसके लिए मैं कहूँगी रीज़न्स थे। भाई, पाकिस्तान अगर अटैक कर देगा तो हम लोग आगे से जाके उनके जो है पैरों पे थोड़ी ना पड़ते रहेंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट था इनका, कोविड-19 पे काफ़ी अच्छा इन्होंने जो था करा। ठीक है, इंडिया इतनी मास, इतनी जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से तो इफेक्टिव डोमिनेंस कह सकते हैं, गवर्नेंस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा और बेटर हो सकता था, ये बोला जा सकता है। तो इनका अगेन जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ़ लोग इनको अब देख के बोर हो चुके हैं, इनकी पॉलिसी वही है, चीज़ें वही हैं, तो अब कुछ यूनिक इंडिया को चाहिए, व्हिच इज़ रिक्वायर्ड।
तो एक मास अपील अब इनकी खत्म हो गई है, इसीलिए 2024 के जो इलेक्शंस थे, तो कहीं न कहीं उसमें इनको वो बहुमत की सरकार इनकी नहीं बन पाई थी। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? अगेन ये कोई मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं कर दिया है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ ये मेरा कुछ रिसर्च है जिसके बेस पे मैं आपको एक वीडियो लेके आई हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन भारत का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। थैंक यू सो मच और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि न्यूज़ को सिर्फ़ सुनना नहीं है, समझना भी है।